हाल ही में गुजरात राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन क्या यह जानकारी कंप्लीट है? नहीं। इसके अंदर हमें 6 ऐसे लैंडमार्क केसेस जानने की जरूरत है जो कि यूसीसी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जिसे फेमसली कहा जाता है शाहबानो केस, जिसके अंदर एक 62 साल की महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया और उन्होंने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम किया सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, जो कि अब बीएनएसएस का सेक्शन 144 बन चुका है, जिसके अंदर हस्बैंड की यह कंटेंशन थी कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक मेंटेन करने के लिए लायबल हूं, उसके बाद नहीं। इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है जो डिवोर्स के बाद एक महिला को, एक मुस्लिम वुमेन को सॉलिट्यूड में बिताना होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही उनको मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हूं, उसके बाद नहीं। तो यहां पर 2 इशू निकल के आए। सबसे पहला इशू था कि क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी इद्दत के बाद भी एप्लीकेबल है, और सेकंड इशू यहां पर था कि क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी सेक्युलर इन नेचर है, यानी कि क्या यह सभी धर्मों पर समान तरीके से लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हां, सेक्शन 125 अप्लाइज टू एवरीवन। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यह जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने डिलीवर किया था, जो कि एक 5 जजेस बेंच जजमेंट थी, जिसके अंदर यह कहा गया कि जी हां, हस्बैंड इज बाउंड टू पे द मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत पीरियड। इसलिए इस लॉ को सेक्युलर लॉ कहा, यानी कि सेक्शन 125 इज अ सेक्युलर लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी करा कि आर्टिकल 44 एक डेड लेटर है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डेड लेटर है, और क्रिटिसाइज करा गया कि इसके नॉन इंप्लीमेंटेशन की वजह से वुमेन को सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ रहे हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर डिस्कशन करा गया। डैनियल लतीफी यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यूसीसी की डायमेंशन के साथ, क्योंकि इस केस के अंदर 1986 एक्ट को चैलेंज करा गया, जिसके अंदर सेक्शन 3 में यह कहा गया कि हस्बैंड इज बाउंड टू पे द मेंटेनेंस एंड अ फेयर प्रोविजन बट ओनली विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर आपके पास बेयर एक्ट है जिसके अंदर आप सेक्शन नंबर 3 देखेंगे, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि हस्बैंड इज बाउंड टू पे मेंटेनेंस और अ फेयर प्रोविजन, कब तक? विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। ये एक्ट या ये सेक्शन डायरेक्टली आर्टिकल 14, 15 और 21 को डाइल्यूट कर रहा था, वायलेट कर रहा था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि हस्बैंड्स लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड ओनली ड्यूरिंग द इद्दत, यानी कि वही सेम चीज जो शाहबानो के अंदर कहा गया, दोबारा से उस चीज को रिवाइव किया और कहा कि हस्बैंड की लायबिलिटी नॉट लिमिटेड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, और साथ ही साथ हस्बैंड को एक फेयर प्रोविजन बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फेयर प्रोविजन, जिसके अंदर वाइफ की फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए हस्बैंड इज लायबल टू पे एन अमाउंट। इसलिए डैनियल लतीफी केस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स अ सेक्युलर लॉ, दैट इज आर्टिकल 44, बिकॉज इसके अंदर पर्सनल लॉ को ओवरराइड करा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर यू इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर बाइगेमी के ऑफेंस को जोड़ा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। इसके अंदर एक हिंदू हस्बैंड ने कन्वर्ट किया इस्लाम के अंदर, जहां पर उन्होंने एक सेकंड मैरिज को परफॉर्म किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम अलाउ करता है पॉलीगैमी को, इसलिए हस्बैंड ने एक शॉर्टकट लिया कि मैं मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट हो जाता हूं सो दैट आई कैन परफॉर्म अ सेकंड मैरिज। हस्बैंड ने कहा कि अगर मेरी दूसरी मैरिज हो जाती है इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा बाइगेमी के अंदर और मैं सेकंड मैरिज इजीली परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कन्वर्जन डज नॉट एंड द फर्स्ट मैरिज ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है कि जस्ट बिकॉज आपने कन्वर्जन कर लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी पहली मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। इसका मतलब फर्स्ट मैरिज इज वैलिड, बल्कि सेकंड मैरिज विल बिकम वॉइड, क्योंकि हिंदू मैरिज बाइगेमी को सपोर्ट नहीं करता, और इसी के साथ हस्बैंड कैन स्टिल बी लायबल फॉर द बाइगेमी। जहां बात आती है सरला मुदगल केस की, साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं वहां पे लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन 2 लैंडमार्क केसेस को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, यानी कि सरला मुदगल और लिली थॉमस 2 ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको साथ में पढ़ा जाता है।
इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सरला मुद्गल केस को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए यह कहा कि एक आदमी, एक इंसान इज नॉट अलाउड टू मिसयूज वन पर्सनल लॉ टू डिफीट द मैंडेट ऑफ अदर पर्सनल लॉ। इसका मतलब अगर आप हिंदू एक्ट से गवर्न हैं तो आप अपने पर्सनल लॉ को यूज नहीं कर सकते दूसरी शादी करने के लिए बाय कन्वर्टिंग टू मुस्लिम। इसलिए कन्वर्जन इन इस्लाम इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेकंड मैरिज इज मैलाफाइड एंड इलीगल। यानी अगर आप बोनाफाइड तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज इलीगल एंड मैलाफाइड कन्वर्जन इज नॉट अलाउड। अब अगला केस है जॉस पार्लो वर्सेस मारिया लुइजा वैलेंटीना का, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट समहाउ इट इज वेरी रेलेवेंट विद द यूसीसी। इसके अंदर लॉ ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस इन गोवा को डिस्कस करा गया और इसके अंदर इशू ये निकल के आया कि क्या गोवा के एक पर्सन की जो प्रॉपर्टी गोवा से बाहर है, क्या वो पोर्चुगीज सिविल कोड से गवर्न होगी या इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो पर जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि पोर्चुगीज अथॉरिटी जिसका गोवा के अंदर रूल था, उन्होंने ऑलरेडी यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया था, तो वहां पर पोर्चुगीज सिविल कोड था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि गोवा डोमिसाइल विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द पोर्चुगीज सिविल कोड। इसका मतलब वहां पे यूसीसी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था और यहां पर पोर्चुगीज सिविल कोड ही एप्लीकेबल होगा। देखिए मैंने यहां लिखा भी है कि अगर आपको गुजरात की रेजिडेंट की एप्लीकेबिलिटी समझनी है तो मेरी पिछली वीडियो को देखें जहां पे मैंने यूसीसी की गुजरात के अंदर एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। इस केस को ट्रिपल तलाक केस कहते हैं। ट्रिपल तलाक एक तलाक की फॉर्म है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जिसे तलाक बिद्दत कहा जाता था। यह एक इंस्टेंट तलाक की फॉर्म है जहां पर हस्बैंड 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी मैरिज को एंड कर सकता है। इसके अंदर पेटिशनर शायरा बानो ने इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया और यह जजमेंट 3:2 की मेजॉरिटी से पास हुआ। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के ऑनरेबल जस्टिस के नाम आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ये किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी प्रीलिम्स के अंदर, किसी भी मेंस के अंदर या तक कि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेजॉरिटी जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस यू ललित एंड जस्टिस कुरियन जोसेफ, and minority judgments was given by Honorable Justice J.S. Kheir and Justice S. Abdul Nazir। इसके बाद Honorable Supreme Court ने इस जजमेंट के अंदर कहा कि ट्रिपल तलाक एक आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस है जिसके अंदर सिर्फ हस्बैंड कैन एंड द मैरिज विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के आप अपनी मैरिज को एंड कर सकते हैं और ये एक इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है, यानी कि ये तलाक इंस्टेंटली फाइनल हो जाता है। इसलिए देयर इज नो स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन, जिसके साथ आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी वुमेन के केस के अंदर वायलेट हो रहा है। इसलिए ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड ठहराया गया इस केस के अंदर। और यह भी कहा गया कि ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इसलिए आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, वहां पर ट्रिपल तलाक इज नॉट प्रोटेक्टेड। सो इसी के साथ यह कहा गया कि दिस केस रिवाइव्ड द वैल्यू ऑफ आर्टिकल 44, यानी कि इस केस के अंदर हम डायरेक्ट यूसीसी का कनेक्शन देखते हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट हो गया होता तो ऐसी प्रैक्टिस एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इसी के साथ मैं आज के डिस्कशन को कंक्लूड करूंगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यूसीसी के ऊपर। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ, लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू।